जय श्री राम, जय श्री राधे। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जो है मैं इनको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लें इनको। जो छोटी क्लासों में भी आपने इनको पढ़ा है। देखो, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में इसको जान लेते हैं। देखो, इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। ट्रिगोन का अर्थ 3 भुजाओं से है तथा मेट्रोन का अर्थ मापना होता है। अतः इसका तात्पर्य त्रिभुज की भुजाओं को मापना हुआ। इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुजों से त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसका उपयोग विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में हो रहा है, जहाँ तक कि हवाई जहाज के पंख बनाने में तथा संगीत में लय टोन का विश्लेषण करने में भी इसका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका प्रयोग विद्युत प्रपथ को डिजाइन करने में भी करते हैं। थोड़ी सामान्य जानकारी है इसमें, जो है आपको आपकी बुक में सब दे रखा है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब उसके बाद में दे रखा है एंगल, कोण। जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परते घूमती है तो उसके प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, वो आप पहले भी पढ़ चुके हो। किरण की प्रारंभिक स्थिति को कोण की प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभिक स्थिति है, इसे प्रारंभिक भुजा कहेंगे। प्रारंभिक स्थिति को कोण की प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। इस तरह से इसमें देखो एंगल, ये डायग्राम बना हुआ है। जैसे ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी। चित्र में ओ ए किरण की प्रारंभिक स्थिति है। देखो ओ ए, इस किरण पर ओ एक स्थिर बिंदु है, जिसे प्रारंभ बिंदु कहते हैं। वो जो है यहाँ दे रखा है, एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। यहाँ स्थिर है ये पॉइंट जो है। यहाँ से आगे देखा, ये किरण जो बढ़ रही है, देखो ये ए की तरफ जा रही है, बी की तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, ये डी की तरफ जा रही है। किरण ओ ए इस बिंदु के प्रत्यह परिक्रमण करती है। जैसे ओ बी, ओ सी, ओ डी किरण ओ ए की अन्य स्थितियाँ हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी इस तरह से दे रखे हैं। बिंदु ओ पर किरण ओ ए के परिक्रमण से बने कोण, मतलब जो एंगल जो बने हुए हैं वो दे रखे हैं। देखो कोण ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बना हुआ है। उसके बाद में एंगल ए ओ सी बना हुआ है। उसके बाद में एंगल ए ओ डी बना हुआ है। इस तरह से, यानी एक एंगल यहाँ बना हुआ है। यहाँ से अगर हम ए को लेते हुए चलें तो देखो ए ओ बी बना हुआ है, ए ओ सी बना हुआ है, ए ओ डी बना हुआ है, ठीक है। तो बिंदु ओ को कोण का शीर्ष कहा जाता है। ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये ओ बिंदु, ये से शीर्ष कहा जाता है। अब उसमें दे रखा है कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी कोण की माप उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम भुजा के बीच घूर्णन की माप के बराबर होती है। मेजरमेंट के बारे में बताया जा रहा है। कोण की अवदिशा क्या होती है? सेंस ऑफ एन एंगल। किसी कोण की अवदिशा उसकी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक परिक्रमण की दिशा से ज्ञात की जाती है। जब प्रारंभिक भुजा की घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तब इस प्रकार बने कोण को हम धनात्मक कोण कहते हैं। यानी कि जो विपरीत एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा उसे तो कहेंगे पॉजिटिव एंगल। देखो ये रहा, जैसे आपने घड़ी को देखा होगा, ऐसे घूमती है वो। अगर ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे विपरीत दिशा में तो वो पॉजिटिव होगा। देखो ये बना हुआ है ए ओ बी, इस तरह से ये जा रहा है। देखो ये घड़ी है, घड़ी तो ऐसे घूमती है ऐसे करके, ये तो होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो रहेगा ऋणात्मक एंगल, जो है ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, वो रहेगा पॉजिटिव। देखो ये रखा है ए ओ बी, इसमें दिशा दे रखी है ऐसे और इसमें दिशा दे रखी है ऐसे। तो क्लॉकवाइज वाला तो है वो रहेगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो दे रखा है वो रहेगा पॉजिटिव। जब प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमती है, तब इस प्रकार बने कोण को ऋणात्मक कोण कहा जाता है। चित्र में धनात्मक ऋणात्मक कोण प्रदर्शित किए गए हैं। यानी कि एंगल्स के बारे में बताया जा रहा है कि पॉजिटिव किधर होगा और नेगेटिव किधर होगा। ये आगे क्वेश्चनों में काम आएंगे। ये सामान्य सी जानकारी है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सब, वहाँ से पढ़ लें। थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है। एंगल के बारे में आप पहले से जानते हो, मेजरमेंट कैसे होगा। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो है आपको ये नहीं दे रखे होते।
आपकी बुक में केवल ये प्लस वाले दे रखी थी पहले, 8 जो 9 10th में छोटी क्लास में पढ़ते थे आप। अब आप 11th क्लास में मैथ साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव एंगल भी देखना है और नेगेटिव भी देखना है। अगर आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाओगे तो रहेगा पॉजिटिव, और अगर घड़ी की दिशा में चलोगे तो रहेगा नेगेटिव। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसमें आगे नेक्स्ट दे रखा है डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त द्वारा बना कोण 2 पाई रेडियन होता है तथा एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे आप सर्किल को जानते हो, ऐसे सर्किल पढ़ा होगा आपने, ये सर्किल जो है 360 का होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपने अभी 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वैसे आप पढ़ के आए हो 10th क्लास वाले बच्चे 11th क्लास में पढ़ेंगे सिलेबस को, तो इसमें डिग्री में दे रखी थी एंगल जो है, टेबल थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में, उसको मैंने अभी पढ़ाया है। 10th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, 11th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो 10th क्लास में आप बच्चे जो पढ़ के आए उससे रिलेटिव मैं आगे 11th क्लास का जो है मैथ स्टार्ट कर दिया है, तो उसको पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ चुके हो, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपका जो है माइंड अच्छा चले। तो जो चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फिलहाल उन्हीं चैप्टरों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे रिलेटिव है। तो देखो ये डिग्री था रेडियन के मध्य संबंध के बारे में जो है बताया गया इसमें, मतलब आपने जो पढ़ा था 10th क्लास में वो डिग्री में था, अब ये क्या है रेडियन में, यानी कि 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। अगर आपको यहाँ जैसे 2 दे रखा है, अगर 2 का इसमें आप डिवाइड लगा दोगे तो पाई रेडियन बचेगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, यानी कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन क्या होगा 180, क्योंकि इस 2 का इसमें डिवाइड लग जाएगा तो 180 आ जाएगा। अगर आपको 1 रेडियन चाहिए तो इस पाई का जो है इसमें डिवाइड लगाना होगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, छोटी क्लास में भी था ही, और इसका जो अगर आज को डिवाइड दोगे तो 3.14 समथिंग ऐसे इसकी जो है वैल्यू आती है। देखो अभी 1 रेडियन आपको बताया था 180/पाई, तो इस पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया है। अब ये डिवाइड की लाइन होती है ये वाली, तो इसमें 7 ऊपर चला जाएगा, 22 आ जाएगा नीचे। इन दोनों का जो है अब इसका कैलकुलेशन करनी है, आप इसको जो है काटोगे, और जैसे ये 180 जो है 2 से कटेगा 90, ये 2 से कटा 11, इस तरह से ये जो है अब इसका मल्टीप्लाई करके आ गया, इसमें 11 से डिवाइड दिया जा रहा है। जब आप डिवाइड दोगे 11 का तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू बनती है 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड लगभग। 1 रेडियन इजिकल टू 57 डिग्री और 60 मिनट समथिंग आता है। ये एक साइन जो होता है वो मिनट का होता है, डबल जो साइन होते हैं वो सेकंड के होते हैं। अगर आपको ये डिग्री है जो रेडियन में बदलना होगा तो पाई अपॉन 180 करोगे। जैसे रेडियन से अपन डिग्री में जा रहे थे, जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 160/पाई कर रहे थे, इसी प्रकार से आप जो है जैसे ये आ रहा था यहाँ 180 डिग्री इजिकल टू पाई, तो मैं 1 करना होगा तो क्या करोगे पाई अपॉन 180 करोगे, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे भी रख दोगे आप 22/7। इस तरह से जो है ये आगे नंबर, ठीक है, इसके जो वैल्यू है 0.01746 रेडियन निकटतम ये वैल्यू रहती है। अगर आपको रेडियन माप चाहिए तो पाई अपॉन 180 करोगे, डिग्री माप का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको डिग्री माप चाहिए तो 180/पाई इंटू रेडियन माप हो जाएगा, जो अभी हमने ये बदल के जो है बताया है आपको, ठीक है। इस तरह से दे रखें, छोटी छोटी सी जानकारी है, पहले इसका जो है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो रेडियन को कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, और एंगल्स कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा, आपको ये मैंने बता दिया है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दे रखी हैं, जैसे चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये आप 10th में ही पढ़ के आए होगी, क्वाड्रेंट के बारे में था। डिस्टेंस वगैरह अपन निकालते थे, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी जो दे रखा था। चैप्टर नंबर आपका कौन सा था, 7 था उसमें 10th क्लास में, उस चैप्टर से रिलेटिव ही है ये। देखो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें 4, इस तरह से चलते हैं। देखो इस तरह से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें जो है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव होती है, इधर ये पॉजिटिव होती है, इधर की साइड में ये नेगेटिव होती है। देखो
इसमें क्वाड्रेंट के बारे में बता रहे थे। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो पहले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे, इस तरह से। ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है जिसके पॉइंट 0,0 होते हैं। ये आप इधर जाओगे तो प्लस साइड होगी, इधर जाओगे तो नेगेटिव साइड होगी। ऐसे ही इसमें वाई एक्सिस में इधर जाओगे तो प्लस साइड होगी और इधर जाओगे तो क्या होगी, नेगेटिव साइड। यानी कि आप अगर इसमें कोई नंबर, आप जो 10th क्लास में आप नंबर डिनोट करते थे, प्लॉटिंग करते थे नंबरों की, 9th में भी था ये। तो देखो ये वाला क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस। एक्स एक्सिस को आगे लिखते हैं, वाई को पीछे लिखते हैं। इसी तरह से इसमें क्या होगा, माइनस और ये प्लस। आगे इसमें जाओगे तो क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें जाओगे तो क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस। तो आप ये चलोगे इस तरह से। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें। इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। आपने इसको पहले भी पढ़ा है और ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है।